ब्लैक शीप मैंस डायरी का आज एक ऐसा चैप्टर खोलने जा रहे हैं जिस पे लिखा हुआ है ये वर्ड या काली भेड़। अब काली भेड़ें हमारे इर्द गिर्द तो बहुत सारी होती हैं, पर हम उन्हें पहचानने में देर कर देते हैं। वो नेगेटिव भी हो सकती हैं, पॉजिटिव भी हो सकती हैं, और हिस्ट्री भी हमें बहुत सारी काली भेड़ों के बारे में बताती है। अब हिस्ट्री इसलिए कुछ चीज़ें हमें सिखा रही होती है कि हम वो चीज़ें रिपीट नहीं करें। काली भेड़, अगर मैं नाफे आपसे पूछूं कि इस एक वर्ड को सुन के आपके जहन में क्या कॉन्सेप्ट आया, जो क्लिक हुआ, वो आप आसान अल्फाजों में मुझे बताओ, एड्रेस करो। अच्छा, काली भेड़ कोई भी ऐसा इंसान या फिर कोई ऐसी शख्सियत जो वो काम करे जो आउट ऑफ द ऑर्डिनरी हो, जो नॉर्मल रूटीन से ज़रा हट के कोई काम करे, उसको हम लोग काली भेड़ कहते हैं। एक लफ्ज़ में आउटकास्ट, मतलब कि सोसाइटी में फिट नहीं हो रहा, आउट ऑफ द स्टेशन जा रहा है, जो जनरेशन कर्स है उससे तोड़ रहा है। ओके नाफे, अब इसमें जनरेशन कर्स की मैंने बात की कि वो तोड़ रहा है, इससे तो फिर एक ही चीज़ हमें मिलती है कि लाजमी नहीं है कि काली भेड़ बुरी हो। हाँ, काली भेड़, ये ना कॉन्सेप्ट काली भेड़ का मैं आपको थोड़ा सा बताया था, ये बहुत पुराना है। मतलब कि ये 18वीं 19वीं सदी के जो मिड है उसमें ये कॉन्सेप्ट आया था इन 1838 पहली बार, जब इसको एसोसिएट किया गया था विद द मार्क ऑफ डेविल। समझा था जो काली भेड़ है वो शैतान की निशानी है, शैतान का इसके ऊपर कोई हाथ है। क्योंकि ज़रा 2-3 ऐसे इंसिडेंट्स हो गए थे जिसमें काली भेड़ की पैदाइश और उसकी मौजूदगी के बाद पूरे फ्लॉक का तो खाया गया था, शेर और भेड़िया के हाथों, या पूरा फ्लॉक में कोई बीमारी फैल गई थी। तो समझा गया कि काली भेड़ ना ज़रा बुरी समझी जाती है, अब शगुन है, इसकी वजह से मुसीबतें आती हैं। तो उसके हल के तौर पे जो था फ्लॉकमैन, वो क्या करता था, काली भेड़ पैदा होने के बाद ऑड नंबर में या तो 11 या तो 15 या तो 17 भेड़ें खुद ही ज़िबा कर दिया था टू सेक्रीफाइस अपना बाकी फ्लॉक बचाने, ताकि मुसीबतें उन पे ना आए। अच्छा, ये तो आपने एक साइड बताई, दूसरी साइड ये है, अक्सर कल्चर में ऐसा होता है, इंडियन कल्चर को ले लें, कि काला टीका वो कान के पीछे अक्सर आपने देखा होगा, इसलिए लगाया जाता है कि ये अब घर से बाहर जा रहा है तो इस पर कोई मुसीबत ना आए, कोई होना है, मतलब अपना अपना फेथ है। तो काली चीज़ को इसलिए पोर्ट्रे किया जाता है कि यार ये मुसीबतों से बचा भी सकती है हमें। तो इसी हवाले से आप बता रहे हो कि काली भेड़ के लिए बाकी भेड़ों को ज़िबा कर देते थे ताकि पूरे फ्लॉक में मुसीबत ना आए। और अक्सर आपने आजकल ये जो सो कॉल्ड तांत्रिक्स होते हैं, ये जो जादू टोने वाले होते हैं, अगर आप इनके पास कभी जाओ तो ये आपसे स्पेशली मंगवाते हैं काले बकरे का सर। ये कॉन्सेप्ट भी तब का ही है। 18वीं सेंचुरी के अंदर ना चर्च का बहुत इन्फ्लुएंस था आपकी गवर्नमेंट के ऊपर। चर्च सब कुछ रेगुलेट करती थी, उसी पे काम करती थी चर्च। तो जब चर्च ने विचेस को जलाना शुरू किया तो चर्च ने देखा कि जो विचेस हैं वो काली भेड़ की कुर्बानी देती हैं बिफोर डूइंग एनी विचफुल एक्ट। तो उन्होंने देखा कि जब भी कोई जो विच है वो काली भेड़ कुछ कुर्बानी देती है तो जो उसका अमल है वो इंटेंसिफाई हो जाता है। दैट मीन्स कि वो शैतान को, डेविल को उसका सैक्रिफाइस दे रही है काली भेड़ का। अनोखी चीज़ है ना। तो चर्च ने उस वक्त कहा कि ये काली भेड़ है, ये भी बैड लक या फिर ब्लैक ओमन समझा जाता है। तो चर्च ने फिर काली शीप्स के ऊपर काफ़ी से बैन भी लगाया रखा कि जो पैदा हो उसको मार दो, इतनी शीप्स की कुर्बानी दो वरना आपका पूरा फ्लॉक मर जाएगा, आपके ख़ानदान के असल लोग मर जाएंगे। लेकिन अब मॉडर्न एज में ब्लैक शीप का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझा जाता है कि कोई भी ऐसा इंसान या कोई भी ऐसी चीज़ जो डिफाई करे या रद्द कर दे आपकी जो सोसाइटी के नॉर्मल नॉर्म्स या रूल्स हैं उनको, आउटकास्ट जिसको मैंने ऐसे आपको भी बताया। तो ये इसका एक अच्छी गुड कॉन्टेशन भी है, इसकी एक बैड कॉन्टेशन भी है। ऑब्वियसली देयर आर टू साइड ऑफ द स्टोरी। तो अच्छा, इसके अच्छे अल्फाज में भी लिया जाता है, इसको बुरे अल्फाज में भी लिया जाता है। तो सो आप मुझे ये जो इस चीज़ पे आते हैं हम पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ों पे, पहले हमेशा मैं कोशिश करता होता हूँ कि नेगेटिव चीज़ को निकाला जाए, पॉजिटिव पे एट द एंड मैं आऊँगा। सो आप मुझे बिहाइंड द कैमरा कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरीज बता रहे थे, तो पहले मैं आपको यही कहूँगा कि थॉमस एडिसन वाली कहानी ज़रा ऑडियंस की भी पेश नज़र करें। थॉमस एडिसन हम सबको पता है रिनाउंड इन्वेंटर था, उसने बल्ब ईजाद किया था। तो उस ज़माने के अंदर थॉमस एडिसन की बनाई हुई कोई भी चीज़, उसकी कंपनी की बनाई हुई किसी भी चीज़ के ऊपर जिसके ऊपर एडिसन लिखा गया होता था, वो चीज़ शॉर्ट हिट होती थी। ब्रांड बना हुआ था एडिसन की, कोई भी चीज़ के ऊपर एडिसन लिखा हुआ है वो हिट है, अंडरस्टूड सी बात है। तो उसके बेटे ने देखा, जिसका नाम था थॉमस सिल्वा एडिसन जूनियर या निक नेम डैश DSH। तो डैश ने जब देखा कि मेरा बाप इतना बड़ा इन्वेंटर है तो उसको लगा कि क्योंकि मेरी रगों में भी एडिसन ख़ानदान का खून दौड़ रहा है तो मैं भी उतना ही एक अच्छा इन्वेंटर बन सकता हूँ।
इसको देखते हुए उसने पहली बार अपनी केमिकल इंडस्ट्रीज शुरू की, जिसके अंदर उसने एक ऐसी मशीन बनाने का एम किया जो तमाम डिसीज़ को या फिर तमाम जो इलनेसेस होती थी उनको क्योर करती थी। एक ही मशीन, चाहे वो आपकी जेनेटिक हो, आपकी कोई न्यूरॉन से रिलेटेड बीमारी हो, कोई भी हो, उसको वो मशीन क्योर करती। तो उसने जब भी प्रोसेस शुरू किया उसको लगा बहुत मुझे इस पर पजीराई मिलेगी, बहुत हिट मिलेगी, लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि हमारी उस वक्त साइंस से इतनी नॉलेज नहीं थी, हमें जेनेटिक्स का इतना नहीं पता था, हमारे नर्वस सिस्टम को इतना नहीं पता था, तो उसका नहीं चला। अब ड्रॉबैक हुआ। ये चीज़ देखने के बाद उसने वापस पुल ऑफ किया इस बिज़नेस से, उसने नया बिज़नेस शुरू किया। उसने कहा चलो मेरा बाप ने बल्ब ईजाद किया था, बल्ब तो चल ही जाएगा। तो उसने फ्लोरेसेंट इंडस्ट्रीज शुरू की, जहाँ पे उसने फ्लोरेसेंट जो बल्ब्स हैं उनको बेहतर करने के लिए काम शुरू किया। वो भी काम नहीं हुआ, तो उसको लगा था क्योंकि मैं एडिसन हूँ, मैं कुछ भी करूँगा तो सब कुछ हो जाएगा, तो ये भी नहीं चला। तो खैर एंड ऑफ द स्टोरी, एडिसन उसको कोर्ट लेके गया। एडिसन ने उसको कहा कि तुमने एडिसन ख़ानदान का नाम यूज़ नहीं करना, क्योंकि वो उसके बिजनेस से बुरी इफेक्ट कर रहा था। क्योंकि अगर बाप इतना अच्छा है और बेटे की चीज़ें इतनी कोई बुरी हैं या वो नहीं बिकी, तो एडिसन के बिजनेस पे भी इफेक्ट हुआ। एडिसन के लिए वो ब्लैक शीप थी कि इसकी वजह से मेरे ब्रांड पे बुरा टैग लग रहा है। हाँ, क्योंकि एडिसन सक्सेस के लिए माना जाता था और वो फेलियर ला रहा था एडिसन खानदान के अंदर। इसमें अगर मैं एक चीज़ पॉइंट आउट करूं तो एडिसन ने भी तो बहुत सारे फेलियर्स देखे होंगे, लेकिन उसके पास स्टेक पे रखने के लिए कुछ भी नहीं था। एडिसन ही वाज नो वन, ही हैड नथिंग एट स्टेक। दिस इज द पॉइंट। अब जब उसका बिजनेस चल रहा है, कोई अपनी चलती रोटी को लात तो नहीं मारेगा ना, चाहे उसका सगा बेटा ही क्यों ना हो। कूल। सो अब आते हैं एक और कहानी जो ब्लैक शिप मानी जाती है हमारे अकॉर्डिंग और उसकी फैमिली के अकॉर्डिंग, उसामा बिन लादेन। एक बहुत बड़ा नाम, पर टेरर की दुनिया में, कत्ल गारत की दुनिया में, ह्यूमैनिटी से गिरी हुई चीज़ों की दुनिया में। सो नाफे, आप मुझे बिहाइंड द कैमरा जिस तरह बता रहे थे तो ज़रा एड्रेस कीजिए। अच्छा, उसामा बिन लादेन का ताल्लुक़ है वो बिन लादेन फैमिली से है। तो क्योंकि मेरा बचपन सऊदी अरब में गुजरा, तो मुझे पता है बिन लादेन फैमिली सऊदी अरब की एक अच्छी खासी प्रेस्टीजियस फैमिली है। इनके मल्टीपल बिजनेसेस हैं। यस, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैंने काफ़ी सारी रिसर्च की हुई है और बिकॉज मुझे इन चीज़ों पे शौक़ है, तो जेन्युइनली आई हैव रेड के इनकी जो फैमिली थी वन ऑफ द मोस्ट सोबर, वेल डिसिप्लिन्ड, बिजनेस क्लास, अच्छी टीचिंग्स वाली फैमिली। एलीट क्लास में आती थी, और एलीट क्लास भी होती है बदतमीज, एक होती है सोबर और तमीज़दार एलीट क्लास। यस, उसमें आती थी वेरी प्रेस्टिजियस, वेरी गुड पीपल। तो बिन लादेन फैमिलीज था, जो उसामा बिन लादेन का बाप था मोहम्मद अवद लादेन, उसने इन 80s अपनी कंपनी इस्टेब्लिश की। इनके किंग के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, किंग ऑफ सऊदी अरेबिया के साथ। इनका जो पहला प्रोजेक्ट था, टाइकून्स थे सऊदी के, दे वर वेरी गुड पीपल। उनका जो पहला प्रोजेक्ट था वो इतना अच्छा था, दे हैड टू एक्सटेंड मस्जिद नबवी, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है, उसके एक्सटेंशन का पहला प्रोजेक्ट मिला था। और हमारे यहाँ तो कोई मस्जिद नबवी में पोछा भी लगाता तो उसकी बड़ी इज्जत की जाती है कि अल्लाह के रसूल का घर साफ कर रहा है। तो इतनी प्रेस्टिजियस फैमिली। तो उसामा बिन लादेन भी उस ख़ानदान में पैदा हुआ, पला बड़ा। उसके बाप के मरने के बाद उसके बड़े बेटे ने कंपनी की बागडोर संभाली, और उसके 13 जो बच्चे थे, उसके बाप के 52 बच्चे थे। तो उनमें 13 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनकर उसामा बिन लादेन इनमें से एक था। तो बचपन से शुरू से इनको पता था कि उसामा बिन लादेन की जो रेडिकल थाट्स हैं, ये जो उसके कॉन्सेप्ट्स हैं, ये आउट ऑफ द फैमिली, ये हमारे रिलीजियस बिलीफ से नहीं मिलते। तो इस चीज़ को ना काफ़ी पहले से उसके घर में पहचान लिया गया था। तो उसके बाद उसने अफ़गानिस्तान के साथ, अफ़गानियों के साथ लड़ी जंग अगेंस्ट सोवियत यूनियन, जब उन्होंने किया था उनके साथ लड़ा। तो उसके बाद तो उनको बिल्कुल ही उसामा बिन लादेन को कट ऑफ कर दिया था उसकी फैमिली के साथ। वो पेशावर आ गया। उसने फिर पेशावर में अलकायदा, अब मुझे बताया था 1980 में उसने अलकायदा बनाई थी। यहाँ से फिर उसने पूरी विद अ ग्रुप ऑफ फ्यू पीपल, वेरी फ्यू पीपल जिन पे वो ट्रस्ट करता था, वहाँ उसने अलकायदा की फाउंडेशन। लेकिन फिर भी माना जाता है कि सारे ताल्लुकात तोड़ने के बाद भी उसामा बिन लादेन को, मैंने कहीं पढ़ा था कि उसकी फैमिली ने बड़ी हेल्प की इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अलकायदा। यस, दे डिड। लेकिन खानदान है ना, खानदान है, खून है, ब्लड है। यहाँ थोड़ी सी बात इररेलेवेंट डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी, बट मैं वो कंप्लीट करके फटाफट बैक टू द टॉपिक आऊँगा। मैंने इतनी रिसर्च की है, इतना मैंने इसको पढ़ा है, इसकी डॉक्यूमेंट्रीज देखी हैं कि इवन मैंने इसकी जो बॉडी लैंग्वेज थी उसको भी ऑब्ज़र्व किया। मैंने आपको शायद याद हो या ना हो, जो पुराने लोग हैं उनको आइडिया होगा कि जब इसका दौर था तो ये अपने वीडियो कैंपेन्स चलाता था। जब भी इसने अपने स्लीपर सेल्स तक मैसेज भेजना होता था तो ये अपनी वीडियो रिकॉर्ड करके अपनी कैंपेन उसको वायरल कराता था या उनको भेजता था प्राइवेट ग्रुप्स में।
जिसको सुन के वो उन तक वो मैसेज आ जाता था, बिकॉज ये कॉल्स पे ये रब्ता नहीं करते, ऑब्वियसली ट्रैक हो रहा, कॉल टैप हो जाती हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इसकी 4 जो बीवियाँ थी उनमें से एक जो बीवी थी वो इसकी कैमरामैन थी, वीडियोग्राफर थी। यस, इसकी जितने भी वीडियो कैंपेन्स थे वो रिकॉर्ड करती थी, बिहाइंड द कैमरा वो होती थी। यस, एंड इसकी मैंने जो बॉडी लैंग्वेज ऑब्जर्व की काफ़ी सारी, बट उनमें से ये जो मुझे ज़्यादा क्लिक की वो ये थी कि ये अपनी जो फिंगर होता है इसे टैप करता था और इससे वो अपने कैमरामैन को, अपनी वाइफ को मैसेज देता था कि हाँ मैंने कुछ गलत कह दिया है या दोबारा करना है, रीटेक करना है। तो वो डबल टैप कर रहा था उसको कुछ और मतलब है, ट्रिपल टैप कर रहा उसका मतलब कुछ और है। तो मैं वो नोट करता था कि जब ये डबल टैप कर रहा है तो फिर वीडियो में क्या चेंज आया है, कहीं स्प्लिट हुई है, कहीं नया क्लिप ऐड हुआ है, या मतलब इस तरह की चीज़ें। वीडियो एडिटिंग तो नहीं होती उस ज़माने में। यस, तो वो उस तरह की मैं चीज़ें नोट करता था। सो बैक टू द टॉपिक, ब्लैक शीप। उसामा बिन लादेन अपनी फैमिली के लिए, सऊदी कल्चर के लिए और बहुत सारे इंसानों के लिए जिसकी उसने जान ली या इस तरह के एक्ट्स में, वो एक ब्लैक शीप था। इसकी वजह से बिन लादेन फैमिली से बड़ा इफेक्ट हुआ था। ऑब्वियसली उनका बिजनेस आना बंद हो गया था, उनको इन्वेस्टर्स मिलने बंद हो गए थे, उनको समझा था क्योंकि ये भी उसके साथ ताल्लुक है ना। दैट वाज द रीज़न कि इसको सऊदी छोड़ना पड़ा। बिकॉज इसका, क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट को ये चीज़ नहीं हाज़म हो रही थी कि हमारे कल्चर को, रिलीजन को, हमारी जो बिन लादेन एक बड़े टाइकून की फैमिली है, गलत टैग रखना, कौन इन्वेस्टर आएगा, कौन आएगा जो बिजनेस करेगा। दे वर वेरी अफेक्टेड बाय इट्स, क्योंकि उनका सारा जो सऊदी अरब के अंदर बिजनेस था वो सारा था ही सऊदी लोगों के साथ। उनको इन्वेस्टर्स मिलने बंद हो गए, उनके पास बिजनेस आना बंद हो गया, लोगों ने उनको काम देना छोड़ दिया। फिर ऐसा ऐसा उनको जो बाकी बड़े थे उन्होंने इस पर काम किया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने काम किया, देन दे रिवाइव्ड। तो अब दे आर वेरी नोन फॉर देयर बिजनेसेस एंड स्टफ। ओके, सो ये आई वांट अ सेपरेट पॉडकास्ट फ्रॉम उसामा बिन लादेन। यू गॉट इट। तो बिकॉज मुझे रिसर्च का तो काफ़ी ज़्यादा शौक है, बट उससे ज़्यादा मुझे जो रोमांस है, मुझे ज़्यादा मज़ा आता है ना वो कॉन्वर्सेशन में आता है। बिकॉज क्रॉस टॉक जब होती है ना, बहुत सारी चीज़ें आप सीखते हो, बताते हो और फिर लेसन निकालते हो। तो अगेन बैक टू द टॉपिक, ब्लैक शीप। ये तो होगी वो कहानियाँ जो हमारी हिस्ट्री में नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ के गई हैं, या उनके लिए जिनका वो ख़ानदान का था उनके लिए नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ के गई हैं। अब हम आ जाते हैं अपनी कॉमन आदमी वाली ज़िंदगी पे, ले मैन पे। हमारे इर्द गिर्द भी लाखों, शायद मैं ज़्यादा नंबर बता रहा हूँ, बट काली भेड़ें मौजूद हैं। इन द सेंस, इन द पॉजिटिव सेंस, नेगेटिव वाली नहीं। मैं उन काली भेड़ों की बात कर रहा हूँ जो अपने ख़ानदान के टिपिकल 9 to 5 वाला जो एक सर्कल होता है कि 9 to 5 जॉब करनी है, सॉरी उससे पहले आता, अच्छे ग्रेड लाने हैं, अच्छे ग्रेड लाओगे अच्छी नौकरी मिलेगी, नौकरी मिलेगी अच्छी छोकरी मिलेगी, छोकरी मिलेगी अच्छे बच्चे होंगे, उनको ग्रेड दिलवाने हैं, फिर उनको इसी चक्कर में पीसना है, सेम इसी चक्की में वो पिसेंगे। काली भेड़ें वो होती हैं जो अपने उस जनरेशनल कर्ज को, अजाब को, शराब को तोड़ती हैं, रेबिलियस होती हैं। वो कुछ निकल के इनोवेशन करना चाहती हैं, वो कुछ निकल के इस दुनिया को कुछ पे करना चाहती हैं, उनको काली भेड़ें कहते हैं। इन माय ओपिनियन इस तरह की काली भेड़ें आजकल बहुत ही कम है, बिकॉज जो एक ख़ानदान का बनाया हुआ सर्कल है ना, नाफे उस पर चलना बहुत आसान है। हाँ, मैं इसलिए इसको आसान कह रहा हूँ बिकॉज आपको ऑपोजिशन नहीं फेस करनी पड़े, पाथवेज पता होते हैं कि मेरे बाप ने किया तो मैं भी यही करूँगा। यस, और आपको मतलब मुखालफत नहीं आएगी आपको। हाँ, फैमिली भी सपोर्टिव होती है, उस चीज़ सपोर्ट होगी आपको, मतलब टैप मिलेगा आपके कंधे पे, पार्टिंग होगी कि यार वेल डन, गुड गुड, आप अच्छा जा रहे हो। अगर आप रिबिलियस हो जाते हो, अगर आप कुछ इनोवेटिव, क्रिएटिव करना चाहते हो, इस दुनिया को कुछ पे करना चाहते हो, आप ख्वाब पूरे करना चाहते हो, आपको इतने ठुड्डे, इतना रगड़ा, इतना आपको ज़िंदगी जो है, ज़िंदगी तो बाद जो आपकी फैमिली है इतना मिट्टी में आपको लोट पोट करेगी, आपके मेंटल हेल्थ आपकी तबाह बर्बाद कर देगी, आपका सत्यानाश हो जाएगा। ये आप चीज़ बेहतर समझ सकते हो, ये मैं चीज़ बेहतर समझ सकता हूँ, इसलिए क्योंकि आप भी काली भेड़ हो, मैं भी काली भेड़ हूँ, जो हमारे ख़ानदानों की जो स्टीरियोटाइप्स हैं, मिथ्स हैं, उनको तोड़ने जा रहे हैं। इवन हम तोड़ भी चुके हैं या तोड़ते आ रहे हैं, रिबिलियस हैं, नॉट इन द सेंस कि हम गलत वे में, इन अ वेरी प्योर इंटेंशन कुछ अच्छा करने। क्योंकि हमारे ख़ानदान में ना कभी पहले ऐसा कुछ हुआ नहीं था, कुछ भी ऐसा इनोवेटिव नहीं हुआ था, तो
लगता है कि ऑल दो बड़े सपोर्टिव हम लोगों की फैमिली था, लेकिन उनको लगता है कि ये कुछ नया करे तो अल्लाह खैर करे ज़रा। राइट, ऐसा ही है। बट ये तो है ना, बड़े आपने हम अच्छे उसमें मतलब बता रहे हैं कि इस तरह ये वही जानते हैं, वो काली भेड़ें बेहतर जानती हैं कि उनको किस किस लेवल की मुखालफत फेस करनी पड़ती है। लाइक आप रुला देते हो उनको, आप एक वक्त ऐसा भी आता है कि उनके आंसू भी सूख जाते हैं। और आप में से भी बहुत सारी काली भेड़ें होंगी जो अभी वीडियो देख रही होंगी। मैं सिर्फ आपको जाते जाते यही पैगाम देना चाहूँगा कि यार जहाँ भी हो, जो भी कर रहे हो, चाहे जॉब कर रहे हो, कोई बिज़नेस कर रहे हो, यूट्यूब चला रहे हो, व्हाट्सएवर आप जो भी इनिशिएटिव ले रहे हो, स्टिक टू इट, डटे रहो, हिम्मत करो। सिर्फ इतना सोचो कि जब आपने पहला स्टेप लिया था आपको कितनी मुश्किलात आई थी, आपको कितनी मुखालफत फेस करनी पड़ी थी। अब तो आप उस सफ़र में आगे आ गए हो। तो यार डटे रहो, कोई बात नहीं। काली भेड़ होना इज़न्ट अ बैड थिंग नाफे, बिकॉज़ यूजलेस नहीं हो। एग्जैक्टली, आपने बहुत अच्छी टर्म यूज़ की, यू आर नॉट यूजलेस, और ये बहुत बड़ी बात है नाफे। क्योंकि ना ये हम एड्रेस करते जाएं तो अच्छा होगा, बिकॉज हमने सिर्फ पॉजिटिव ही नहीं देखना, हमने नेगेटिव भी देखना है। हमने नेगेटिव देखना है, हमने पॉजिटिव भी देखना है। हमने दो साइड्स बताई हैं कि आपके पास दोनों वेज़ हैं, आप कौन सा वे चुनते हो। सो यार मैच डायरी का आपको जाते जाते यही पैगाम होगा कि खुदारा एनलाइटमेंट बनिए। मैं अपनी हर वीडियो में इस चीज़ की एंडोर्समेंट करता हूँ कि आपकी छोटे से सेंटेंस, मोटिवेटिव सेंटेंस की वजह से मत दो मोटिवेशन, मत दो आप इंजेक्शन दो मोटिवेशन के, आप मत खज्जी पे चढ़ाओ। एनलाइटमेंट बन जाओ किसी को सुन लो, किसी का हौसला बढ़ा दो, किसी की होप नहीं तोड़ो। ये उसके लिए बहुत कुछ होगा। पता नहीं वो उस जनरेशनल कर्ज को तोड़ने के लिए उसने क्या क्या सेक्रीफाइसेस दिए। सो यार कदर करो इन काली भेड़ों की, मेरी, नाफे की और अपनी। मैच डायरी का यही पैगाम आपको मुबारक। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड।